वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं शिक्षण योजना कैसे बनाएं। तो किन किन बातों पे आपको शिक्षण योजना बनाते समय ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें इसमें लिखनी होती है, उन सब का हम डिटेलिंग इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो ये आपका कक्षा 8 का शिक्षण योजना है। विषय क्या है? विज्ञान है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक प्रकार से कॉलम बना लेने हैं। कितने कॉलम बन जाएंगे आपके? टोटल 4 कॉलम बन जाएंगे, 1 2 3 और 4। ऊपर लिख लेंगे शिक्षण योजना नंबर जितना होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी आपका ऑप्शन होगा वहाँ पे डाल लेंगे। मान लीजिए शिक्षण योजना नंबर फर्स्ट है तो शिक्षण योजना नंबर फर्स्ट डाल लेंगे। उसके बाद लिखेंगे, पहला पॉइंट हमारा होगा दिनांक पे लिख लेंगे। आप जो जिस दिनांक में बनाए वहाँ पे दिनांक डाल दीजिएगा। किस कक्षा के लिए बनाए हैं, कक्षा यहाँ पे डाल दीजिएगा। किस विषय के लिए बनाए हैं, विषय डाल दीजिएगा। उसके बाद समय हमारा क्या होना चाहिए, कम से कम 40 मिनट आपका होना चाहिए, क्योंकि आपको एक क्लास में पढ़ाना है। बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है उस सब के बारे में यहाँ पे पूरा आपको विधिवत रूप से बताना होगा। आप क्लास में कब आते हैं, कैसे आने से पहले क्या क्या बच्चों से प्रश्न करते हैं, फिर उसके बाद क्या बच्चों को समझाते हैं, जो बच्चा नहीं समझ पाता उसको किस तरीके से फिर उदाहरण के तौर पे सैम्पल पे कौन से कार्य कराते हैं। उसके बाद लास्ट में आप क्या गृह वर्क देते हैं, गृह कार्य क्या देते हैं, और उसके बाद आगामी जो आपका शिक्षण योजना रहता है उसके बारे में क्या चीज़ें बताते हैं। इन सबको आपको ध्यान में रख करके आपको शिक्षण योजना बनानी होगी। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा होगा लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम का मतलब होता है कि बच्चे उस चीज़ के बारे में पहले से कुछ जानकारी रखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चे खनिज धातुओं के अयस्कों के नाम उनके रासायनिक सूत्र के साथ बता लेते हैं। बच्चे धातुओं के भौतिक गुण को प्रयोग द्वारा जैसे तन्यता, आघात वर्धनता तथा रासायनिक गुणों को समीकरण द्वारा स्पष्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपका प्रकरण यहाँ पे लिखा जाएगा। प्रकरण क्या होगा? तो प्रकरण में आप लिखेंगे खनिज एवं धातु, क्योंकि यहाँ पे खनिज और धातु की बात चल रहा है तो टॉपिक आपका हो जाएगा खनिज एवं धातु। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे रहेगा सीखने सिखाने की सामग्री। अब आपने प्रकरण डाल दिया, उसके बाद आपको आवश्यकता होगी किस किस चीज़ से आप बच्चों को सीखेंगे, सिखाएंगे और कौन कौन सामग्री वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आपको TLM यानी टीचर लर्निंग मटेरियल यहाँ पे होना चाहिए आपके पास, जिसको हम TLM बोलते हैं। चार्ट होना चाहिए। दीक्षा ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो के जो वीडियो रहते हैं उसके माध्यम से बता सकते हैं प्रोजेक्टर के रूप में। और पाठ्य पुस्तक आदि ये सब कहीं ना कहीं आपको आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ आप कुछ सैम्पल क्या नाम है कि आवश्यक सामग्री जैसे कि आप कह सकती है सैम्पल है, ब्लैक बोर्ड है और क्या नाम है चौक है, डस्टर, ये भी इस्तेमाल में हो गए। पॉइंट नंबर 4 में लिखेंगे सीखने सिखाने की प्रक्रिया यानी कि गतिविधियाँ। अब कौन कौन सी गतिविधियाँ इसके अंतर्गत आती हैं उसको हम एक कॉलम इस प्रकार से पहले ड्रॉ करेंगे। कॉलम में पहला कॉलम हमारा क्रम संख्या का हो जाएगा, दूसरा हमारा चरण का हो जाएगा, तीसरा समय का और चौथा आपका कॉलम हो जाएगा आकलन के तरीके। तो इसमें पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट डालेंगे कि शिक्षण के शुरुआत में। तो जब भी टीचर क्लास में जाता है, एंट्री करता है, तो शुरुआत में बच्चों से क्या क्या पूछता है, कौन से प्रश्न पूछते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न आपको लिखने होंगे। और ये समय कितना होना चाहिए, जो शुरुआत का 5 मिनट का आपके पास ये टाइम होना चाहिए। 5 मिनट के अंदर ये सब प्रश्न करने होंगे। तो पहले तो आपको बच्चों को उससे रिलेटेड प्रश्न करने होंगे जो बच्चे बता सके। जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षिका बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछेगी। जैसे कि पहला यहाँ पे दे रखा है, बच्चों जो बर्तन आप प्रयोग करते हैं किसके बने होते हैं? तो बच्चों का क्या जवाब होगा? स्टील के। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर अगला होगा, बस ट्रक कार आदि किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर बच्चे बताएंगे लोहे की। उसी प्रकार सी लोहा और स्टील को क्या कहते हैं? बच्चों, अब इसका जवाब बच्चे नहीं दे पाएंगे तो इसका जवाब कौन देगा? टीचर देगा। तो टीचर बताएंगे बच्चों इसको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न आ जाता है। जब समस्यात्मक प्रश्न आ जाता है तो उसका कहीं ना कहीं जो टीचर होता है उसी बेस पे आप उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट करता है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर होता है, हमारा प्रकरण होता है, कहीं ना कहीं पहले प्रश्न के माध्यम से प्रकरण को हमको निकालना होता है। तो कहीं कहीं ना यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से जो प्रकरण था धातु तक हमने पहुँचे। किस धातु किसे कहते हैं, मतलब धातु तक पहुँचे, किस प्रकार से धातुओं को मतलब कि क्या कहते हैं? धातु कहते हैं।
तो ये प्रकरण हमने निकाल लिया। अब निकालने के बाद क्या करना है, अब इसी प्रकरण पे आपको थोड़ा सा ब्रीफ बच्चों को जानकारी देनी है। उस जानकारी के अंतर्गत आपका यही अगले पेज में यही बनेगा। फिर से अगर पेज ख़त्म हो जाता है तो चरण और सेम टू सेम रहेंगे, ज़रूरी नहीं है बार बार आप चरण यहाँ पे डालें। ये आपके क्रम संख्या, चरण और समय आकलन के तरीके, ज़रूरी नहीं है कि बार बार आप डालें, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षिका बच्चों को विद्युत तार, स्टील की बाल्टी, सोने के आभूषण आदि को दिखाते हुए धातुओं के विषय में बताती हैं। पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा शिक्षण के दौरान। अब पूर्व में आपका हो गया, उसके बाद शिक्षण के दौरान यानी कि मिड पॉइंट पे पहुँचे। मिड पॉइंट का हमारा समय थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे समझाना होता है। तो बताएंगे यहाँ पे शिक्षिका खनिज एवं अयस्क की परिभाषा बताती हैं, दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के बारे में भी बताती हैं, जैसे कि चाकू, तांबे के तार, कीले, पेंच, नल आदि सब धातुओं के बने होते हैं एवं धातुएं अयस्क से निष्कासित की जाती हैं। इसमें आपका 10 मिनट हो जाएगा। बच्चे ये पाठ्य पुस्तक की सहायता से परिचर्चा में भाग लेते हैं। बच्चे अपने सामने पाठ्य पुस्तक खोल लेते हैं और देखते हैं, और जो बच्चे वहाँ पे टीचर समझाते हैं उनको समझने के प्रयास करते हैं। फिर नीचे लिखेंगे खनिज शब्द का अर्थ खान से उत्पन्न भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं। यदि खनिज में धातु की मात्रा अधिक होती है तो उसे धातु का निष्कर्षण सरलतम एवं लाभकर होता है। ऐसे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो, अयस्क कहलाता है। तो यानी कि जो खनिज से हमें प्राप्त होते हैं, कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिसमें अयस्क पाए जाते हैं, और जिसमें अयस्क जो पाए जाते हैं उसमें अगर उसको हम किसी ना किसी माध्यम से उस अयस्क से कोई धातु निकाल लेते हैं तो इसको हम क्या कहलाते हैं, धातु निष्कर्षण कहते हैं। और अगर हम बात करें तो जितने भी अयस्क आपके होते हैं खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। रीज़न क्या है, जितने भी खनिज होते हैं कहीं ना कहीं उसमें अयस्क पाया जाता है। तो जितने भी अयस्क होंगे कहीं ना कहीं आपका खनिज का पार्ट होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितने खनिज होते हैं, जितने मिनरल्स होते हैं वो आपके ओर कहलाते हैं। ओर में क्या होता है, ओर में आपका अयस्क होता है, और मिनरल्स क्या मतलब, मिनरल में तो होता है आपका खनिज होता है। तो सभी खनिज ज़रूरी नहीं है कि सभी खनिज आपके और हो सकते हैं, क्योंकि सभी खनिज अगर और हो जाएगा तो जितने भी भूपर्पटी पे आपको दिख रहे होंगे तो सभी कहीं नहीं हमको हर जगह से सोना, चांदी, आभूषण, क्या नाम है कि लोहा, तांबा, पीतल सब कुछ मिलता ही रहेगा हमेशा। तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हर खनिज में आपको अयस्क मिले, पर हर अयस्क जो होता है वो कहीं ना कहीं खनिज का पार्ट होता है। तो कह सकते हैं ये पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी आपके एग्ज़ाम में यही उल्टा कर दिया जाता है, तो आप एक लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि वास्तव में क्या चीज़ सही है। तो वास्तव में क्या सही है आपको मालूम है, यहाँ पे सभी अयस्क जो है खनिज है, परंतु सभी खनिज क्या होते हैं, अयस्क नहीं होते हैं। उसके बाद लिखेंगे भारत में खनिज की उपलब्धता, धातु एवं अधातु के भौतिक गुणों में अंतर TLM की सहायता से शिक्षिका द्वारा बताए जाते हैं। अब TLM की सहायता से शिक्षक द्वारा वहाँ पे चीज़ें बताई जाएंगी, जैसे कि धातु का नाम यहाँ पे है, अयस्क का नाम और प्राप्ति का स्थान। तो कौन सा धातु, उसका कौन सा अयस्क है और वो कहाँ से प्राप्त होता है, उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे अपनी शिक्षण योजना में। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है धातु, पहला धातु यहाँ पे दिखा है लोहा। लोहा हमें कहाँ से, लोहा का जो अयस्क होता है उसका नाम क्या है, हेमेटाइट। और ये प्राप्त कहाँ से होता है, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में। समय इसका क्या होगा, कम से कम 5 मिनट इसमें रहना चाहिए। बच्चे समझने का प्रयास करते हैं, इसमें लिख लेंगे। दूसरा हमारा धातु है तांबा, और उसका अयस्क होता है कॉपर पायराइट। ये कहाँ मिलता है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में ये सब पाया जाता है। सोना की बात करें, ये मुक्त अवस्था में होता है। ये कहाँ पे पाया जाता है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। एल्युमिनियम जो हमारा धातु है, इसका जो अयस्क है वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बॉक्साइड होता है। और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं तो कैल्शियम कैल्शियम का जो अयस्क होता है उसको बोलते हैं चूना पत्थर। ये लगभग सभी राज्यों में पाया जाता है। उसके बाद शिक्षण कार्य के बाद, अब मान लीजिए आपका शिक्षण कार्य कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या करना है, ये पॉइंट में क्या लिखेंगे,
शिक्षिका जो होती हैं या शिक्षक बच्चों को निम्न कार्य शामपट से लिखने के लिए देती हैं। जो यहाँ पे कुछ कार्य होते हैं यहाँ पे लिखा दिया जाता है, इसका आंसर उसको बोला जाता है कि बच्चे इसको नोट करें। ये कितना समय का होता है? कम से कम 10 मिनट का होना चाहिए। बच्चे अपनी कार्य पुस्तिका में लिखते हैं। तो यानी पहला जो प्रश्न हो जाएगा, खनिज एवं अयस्क की परिभाषा लिखिए। खनिज एवं अयस्क में क्या अंतर है? अधिकांश खनिज किस रूप में पाए जाते हैं? खनिज से धातु किस प्रकार प्राप्त करते हैं? धातु एवं अधातु में अंतर बताइए। धातु में तार बनाने का गुण कहलाता है, तो क्या कहलाता है? आपका तन्यता कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाता है, जब बच्चे लिख लेते हैं, फिर आपको गृह कार्य देना होता है, यानी कि असाइनमेंट देना होता है। असाइनमेंट में क्या चीज़ें हमको ध्यान रखना होता है, क्या लिखना होता है? तो असाइनमेंट लिखते हैं, दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुएं किन धातुओं से बनी होती हैं? 5 के नाम लिखो। दूसरा होगा प्रश्न, धातुओं के अयस्कों के नाम लिखो। कुछ लिख लीजिएगा 4-5। मैग्नीशियम व सिल्वर के अयस्कों के नाम लिखो। तो मैग्नीशियम का कौन सा अयस्क होता है और सिल्वर का कौन सा अयस्क होता है, उसका भी नाम लिखना है। ये सब गृह कार्य के अंतर्गत आ जाएगा। अभी आपका गृह कार्य कंप्लीट हो जाता है तो गतिविधि आती है। गतिविधि में क्या लिखना होता है? गतिविधि में लिखेंगे, शिक्षिका या शिक्षक बच्चों से कक्षा निर्माण एवं फर्नीचर विद्युत उपकरण में प्रयुक्त होने वाली धातुओं के विषय में समूह में चर्चा का आयोजन करने के लिए कहती हैं। बच्चे गतिविधि में कुशलतापूर्वक हिस्सा लेते हैं एवं आपस में परिचर्चा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक परिचर्चा का माध्यम जो समूह में किया गया उसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? मैग्नीशियम का अयस्क क्या होता है? मैग्नेसाइट। ठीक है, सिल्वर का अयस्क होता है अर्जेंटाइट। एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड। आयरन का अयस्क होता है हेमेटाइट। जिंक का अयस्क का नाम है कैलामाइन। जिप्सम से मिलता है हमें क्या? कैल्शियम। लेड के अयस्क का नाम है गैलेना। कॉपर के अयस्क को कॉपर ग्लास से भी जाना जाता है। उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद आपको लिखना होता है शिक्षक की आगामी योजना क्या है। जब आपका ये चीज़ कंप्लीट होता है तो आपको आगामी योजना के बारे में भी थोड़ा वहाँ पे जानकारी देनी होती है कि अगले पार्ट में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, किन किन बातों पे अध्ययन करने वाले हैं, उन सब चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखना होता है। तो इस पॉइंट में लिखेंगे शिक्षक की आगामी योजना में शिक्षिका पाठ के शेष भाग धातुओं व अधातुओं के रासायनिक गुण एवं संक्षारण के विषय में योजना बनाकर क्रियान्वयन करेंगी। बच्चों से अगले वादन में पढ़ाए गए प्रकरण के विषय में भी वार्तालाप किया जाएगा। उसके बाद शिक्षण योजना पर शिक्षिका का स्व आकलन। इसमें क्या लिखेंगे? शिक्षण योजना को क्रियान्वित करते समय आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखकर नई शिक्षण योजना बनाई जाएगी ताकि इन कठिनाइयों को दूर किया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं जिन चीज़ों पे बच्चों को कठिनाई हुई उससे रिलेटेड आपको TLM यानी जितनी भी शिक्षण योजनाएं हैं उसको तैयार करना है कि बच्चों को किस प्रकार से सरलतम रूप से समझाया जा सके। आगामी जो पाठ्य योजना होगा उसी के हिसाब से आपको बनाना होगा। तो ये आपका पहला जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से पहला जो आपका शिक्षण योजना है कंप्लीट होता है, कक्षा 8 का था साइंस का। तो इसी प्रकार से जितने भी शिक्षण योजनाएं आपको कंप्लीट करनी है सब आप बना लीजिएगा। अब धीरे धीरे हम हर सब्जेक्ट का आपको प्रोवाइड करा देंगे, कोशिश करेंगे सब मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।